नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलप्रीत डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। जैसे मैं क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। इंग्लिश की मैंने फ्लोट कर दी है और अब मैंने सोचा हिंदी में भी एक छोटी सी कोशिश करूँ सो दैट विद्यार्थियों की हेल्प हो। तो आज जो हम विषय करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रीज स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में जो संबंध है, उनमें एक छोटा सा फर्क है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हो तो आप सिर्फ कंट्रीज के बीच, दो कंट्रीज या चार कंट्रीज के, जिसको हम स्टेट्स कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते, आप सिर्फ संबंधों की बात पढ़ते हो। बट जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हो तो आप संबंधों की तो बात करते हो जो दो राज्यों के बीच में है, बट आप और बहुत चीज़ों की बात करते हो। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत करूँगी। तो थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको मैं 20 पॉइंट है जिनको आप अगर आप समझ लेंगे तो मेरा जो मिशन है ये सक्सेसफुल होगा। सो स्कोप क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? पहली बात, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस राजनीति में हम कंट्रीज़ के आपस के जो संबंध हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, पाकिस्तान बांग्लादेश, चाइना यूएसए, फ्रांस इंडिया, फ्रांस पोर्टुगल एट्सेट्रा, राइट। तो ये है आपका पहला पॉइंट कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जो राज्य हैं उनके आपस के संबंध, अच्छे या बुरे, उनकी बात करते हैं। दूसरा व्यापार बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट सबसे ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ये क्योंकि व्यापार करके ही तो अमेरिका जो एक उदारवाद राज्य है और चाइना जो एक मार्क्सवाद राज्य है, उनमें आपस में सारा व्यापार होता है। विचारधारा उनकी बिल्कुल अलग है, बट आपस में व्यापार करके एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और क्या पढ़ते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? संगठनों के बारे में। संगठन कौन से हैं? सार्क के बारे में आपने सुना है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। एशियान के बारे में आप पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। G20, G7, G8, बीमस्टेक, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस। ये अलग अलग राज्य इकट्ठे हो जाते हैं सो दैट एक दूसरे की मदद कर सकें, और जो थर्ड पार्टी है या सेकंड पार्टी है उसके साथ वो आपस में बातचीत कर सके और उनसे मैक्सिमम लाभ उठा सके। फिर हम पढ़ते हैं इक्वेटर, आपको पता है, जो वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटता है, राइट। एक इमेजिनरी लाइन है। अब इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर जितने भी देश हैं वो है डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान। और नीचे साउथ में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनको हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग स्टेट्स। अभी हम डेवलप हो रहे हैं। सो इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? एक ज़माने में ये कंट्रीज नॉर्थ आपस में, इसको हम कहते हैं नॉर्थ डायलॉग, आपस में बातचीत करते थे और कहा जाता था जो तुम गरीब देश हो आपस में एक दूसरे के साथ बात करो। अब क्या है? नॉर्थ साउथ डायलॉग। उनको भी पता लग गया रिसोर्सेज, पॉपुलेशन सब साउथ में है, राइट। सो इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, इनमें आपस में क्या संबंध है। अगला पॉइंट, मानव अधिकार, बहुत ज़रूरी। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव हैं, वो हम यहाँ अर्थ पे रहते हैं और हम चाहते हैं हमें ज़िंदगी में रिस्पेक्ट मिले, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, तभी तो हम इतनी मेहनत करते हैं, राइट। अब कई बार
कई वर्ल्ड में कहीं ना कहीं संसार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें इवन ड्यूरिंग पीस टाइम्स जब शांति है तब भी मानव अधिकारों की उल्लंघना होती है। अब वो मानव अधिकार कौन से हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसीलिए हम हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ह्यूमन राइट्स की देखभाल कौन करता है पूरे वर्ल्ड पे? एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम आपने सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला पॉइंट आपका वातावरण, बहुत ज़रूरी। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आप सबने सुना होगा, स्वीडन से थी, एक छोटी सी लड़की आपके जैसी, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया ये कह के। वो अपने पार्लियामेंट के बाहर झंडा लेके बैठी रही कि वातावरण की सुरक्षा कीजिए, नहीं तो हमारी जनरेशन को बड़ा मुश्किल है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, आगे से गर्मी ज़्यादा हो गई है, सर्दी में सर्दी बहुत अजीब किस्म की हो रही है। अब क्लीन वाटर, साफ़ पानी, साफ़ वायु देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हमारी राइट टू लाइफ को खतरा है, राइट। सो इन्वायरमेंट की स्टडी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री आपस में कैसे एग्रीमेंट साइन कर रही है, क्या कुछ किया जा रहा है इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला पॉइंट बड़ा ज़रूरी है जो आप वैसे ही लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आतंकवाद। आतंकवादी के लिए कोई कंट्री नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफ़रत है। अब ये आतंकवाद शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, इसका गरीबी, बेरोज़गारी के और धर्म के साथ क्या कनेक्शन है, ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं। चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे श्रीलंका है, चाहे फ्रांस है, हर कंट्री बिग और स्मॉल, छोटी या बड़ी, आतंकवाद का शिकार हुई है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई। अब हमारी बाउंड्री कहीं ख़त्म हो जाती है, दूसरी कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में नो मैन्स लैंड है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पानी है, ओशन है, जो सबको बिलोंग करता है। अब वहाँ अगर किसी शिप में से ऑयल लीक हो गया तो उसको कौन साफ़ करेगा? वो तो पानी किसी कंट्री का नहीं है। या किसी कंट्री का प्लेन जिसमें पैसेंजर्स पूरे वर्ल्ड के हैं, किडनैप हाईजैक किया जाता है, टेररिस्ट पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं, और ले जाया जाता है किसी चौथी कंट्री में। अब कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 4-5 से भी ज़्यादा। अब उस प्लेन में से यात्रियों को उतारना, उनकी सेफ गार्ड, कौन से फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस पार्ट लेंगे, कौन उनसे बार्गेनिंग करेगा, ये सारा कहाँ पे जाता है? इंटरनेशनल लॉ में या अंतर्राष्ट्रीय कानून में। इसके अलावा आपके घर में लड़ाई है, आप अपने पंचायत पे चले जाते हो, किसी और से लड़ाई है, आप कोर्ट चले जाते हो, 2 स्टेट्स राज्यों में लड़ाई है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। पर जब 2 नेशंस में लड़ाई होती है, 2 राज्यों में लड़ाई होती है, 2 देशों में लड़ाई होती है, तो कहाँ जा सकते हैं, क्या उसका कानून है? ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय कानून। देन मतभेद की लड़ाई, हर जगह आप वर्ल्ड मैप रखिए और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे अगर आप उंगली रख देंगे, कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, ये हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा डेंजरस है, स्टडी ऑफ आर्म्स रेस। आर्म्स मतलब वेपन्स। आपको और मुझे चाहिए हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, साफ पानी, वातावरण। हमारी गवर्नमेंट्स, चाहे वो इंडिया की है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है, फ्रांस की है, मेक्सिको की है, कनाडा की है, वेपन्स और हथियार खरीदने की एक रेस चली हुई है। हमारी सरकारें भी ठीक है, वो कहते हैं कल अगर आपके ऊपर अटैक हो गया तो आपको क्या चाहिए, हमने आपकी सुरक्षा करनी है। वो तो वेपन्स के सहारे ही हो सकता है, हथियार के सहारे हो सकता है। तो अगला पॉइंट,
स्टडी ऑफ डिसआर्मामेंट, तो पूरे वर्ल्ड ने, अब वर्ल्ड विश्व युद्ध 1 भी देख लिया, विश्व युद्ध 2 भी देख लिया, है ना। तो इसको कम करने की बात की, हथियारों को की संख्या को कम करने की बात की। अगेन इंडिया ने इस पे लीड लिया है कि हर कंट्री ने अपने लोगों के साथ क्या प्रॉमिस किया कि भाई हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें लोगों की भलाई हो। निर्देशक सिद्धांत में इंडिया ने संविधान में यही प्रॉमिस किया है। सो कैसे वेपन्स कम किए जाए और कैसे वो पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या पढ़ते हैं, पहले विश्व युद्ध के बारे, दूसरे विश्व युद्ध के बारे, तीसरा विश्व युद्ध। कौन सा हुआ तीसरा विश्व युद्ध? हम रह रहे हैं भाई पिछले 10-15 सालों से, कभी बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं, कहीं बॉम्बिंग से, कहीं आतंकवादी से, कहीं फ्लड से, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बॉम्बिंग, यही कहीं बॉम्बिंग हो रही, यही तो है तीसरा विश्व युद्ध। बाकी कोरोना ने पूरा कर दिया। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या था? एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे दुनिया को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। एक लेड बाय यूएसए अमेरिका, जो किसको प्रमोट कर रहा था? उदारवाद को। और दूसरा यूएसएसआर, जिसका जो अब रशिया बन गया है, जो किसको प्रमोट कर रहा था, किसका प्रचार कर रहा था? मार्क्सवाद का। 2 विचारधाराओं का क्लैश, जिसको हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। अ वॉर ऑफ वर्ड्स, जिसमें सिर्फ शब्दों का तकरार हुआ था, कोई हथियार नहीं फायर किया गया था, ठीक है। पर इसने वर्ल्ड को बिल्कुल टेंशन में डाला कि अभी भी युद्ध हुआ, अभी भी युद्ध हुआ। सो शीत युद्ध और नया शीत युद्ध। शीत युद्ध खत्म हुआ, वो यूरोप में था। नया शीत, फिर से टेंशन हो गई यूएसए और यूएसएसआर में। उसको हम क्या कहते हैं? नया शीत युद्ध। और वो बड़ा डेंजरस था क्योंकि वो एशिया में था। ये हम जब चैप्टर करेंगे उसमें 4-5 दिन में इसकी वीडियो की जाएगी। देन स्टडी ऑफ रेफ्यूजीज। आपने रोहिंग्यास के बारे सुना ही है पिछले 2 सालों में, जो बर्मा से निकाले गए इंडिया में आए हैं। कश्मीरी पंडित, जिनको हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहते हैं। पिछले कई सालों से और अगले इस शताब्दी में बहुत लोग यहाँ से वहाँ शरणार्थी बनेंगे। क्यों? कहीं तो वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, बॉम्बिंग हो रही है जैसे सीरिया में, बाकी जगह पानी की कमी। सो जब ये दूसरी कंट्री में जाते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे बसाना है। एक तो शरणार्थी आए थे जो हमारे पार्टीशन के टाइम, इंडिया की पार्टीशन के टाइम, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हुई और अब नया किस्म का मूवमेंट शुरू हो गई है। इनके क्या राइट्स हैं, इनके क्या अधिकार हैं। और अगला पॉइंट, शांति कैसे बना के रखनी है, कैसे हमने विश्व शांति की तरफ चलना है, जिसमें हम आप किसका रोल पढ़ते हैं? यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का। कि कैसे संयुक्त राष्ट्र ने कैसे 1962 में जब जिसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, उसको ख़त्म करने की बात की, ख़त्म किया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बड़ी जगह कोशिश करती है कि धीरे जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, इंडो पाक में, कारगिल के वॉर के टाइम, ख़त्म करने की कोशिश करती है कि शांति बनाए रखें। और अगला पॉइंट, पावर पॉलिटिक्स। इतनी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? क्योंकि हर कंट्री कहता है मैंने और पावरफुल बनना है, मैंने और पावरफुल बनना है। यूएसए नहीं चाहता था इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर हो, हम बने क्योंकि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो न्यूक्लियर पावर है, तो हमें भी न्यूक्लियर पावर चाहिए था। हम बने तो पाकिस्तान भी बना, ठीक है। पावर, हर कुछ पावर के लिए हो रहा है। रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पावर पॉलिटिक्स आपकी फैमिली से शुरू होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो ये पावर पॉलिटिक्स क्या है, क्या इसके कॉजेस है, ये क्यों नहीं थम रहा है। और आगे अगला पॉइंट, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, कि हम किस विश्व की तरफ जा रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा, उसमें स्टेट्स
कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी, या लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, या एक क्या पता पूरे वर्ल्ड में बाउंड्रीज ही ख़त्म हो जाए और एक विश्व बन जाए, या जैसे अब कोरोना ने किया है कि हम अपने बॉर्डर्स और भी ज़्यादा टाइट कर दें। किस दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, इसका आंसर भी आपको कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और फिर आपके लास्ट 2 पॉइंट्स, राष्ट्रीय अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कैसे राष्ट्रीय शक्ति बनना। आप सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंट्री के लिए क्या है? अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। और वो आप कब कर सकते हैं? जब आप राष्ट्रीय शक्ति उभर के आओ, जब आपका राष्ट्र का नाम सुन के दूसरे राष्ट्र या तो एक कदम पीछे ले ले या वहीं थम जाए, या आपके साथ एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार का या किसी प्रकार के या अच्छे संबंध करने की कोशिश करें। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक बहुत बड़ा फील्ड है। मैंने आपके लिए ये 18 से 20 पॉइंट इकट्ठे किए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, आपकी स्टडीज़ में ये आपको हेल्प करे। तो जो भी मैं चैप्टर इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँगी उसको हिंदी में रिकॉर्ड करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।